हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं 2025 में जो एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रश्न थे हिंदी विषय का, उसे आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, जिसमें से आप लोगों का 1 से 30 तक का एमसीक्यू प्रश्न रहेगा। उसके बाद 31 से 52 तक का प्रश्न, ठीक है, आप लोगों का रहेगा सब्जेक्टिव। इसी प्रकार से यही पैटर्न पे एग्जाम पूछा था 2025 में, और आशा है कि 2026 में भी यही पैटर्न पे पूछेगा। ठीक है, इसलिए इससे पहले मैं बता दूं 2016 से 2025 तक का जो पीवाईक्यू प्रश्न होता है मैंने हल करवा दिया है। ठीक है, ये हिंदी का है। आप लोग उसे नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप लोग जाकर वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, सीक्वेंस में अपना पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्या बोल रखा था कि पहला दिया है गद्यांश दिया हुआ है। देखिए, चलिए पढ़ते हैं। गद्यांश क्या है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, 1 से 4 तक का जो प्रश्न है इसी से दिया हुआ है और उसे हम बनाते हैं। चलिए पहले गद्यांश पढ़ते हैं। क्या बोल रखा है कि साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है कि उसके माध्यम से हम युग विशेष की समस्याओं, परिस्थिति तथा भावनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है। साहित्य में ही जातीय भावों का प्रतिबिंब देख सकते हैं। प्रत्येक जाति के साहित्य का एक व्यक्तित्व होता है। केवल इतना ही नहीं, वरन एक जाति के साहित्य में उसके विकास के अनुरूप समय समय पर अत्यंत पड़ता रहता है। हिंदी साहित्य का इतिहास इस तथ्य की पुष्टि करता है कि वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल तथा आधुनिक काल के साहित्य में स्पष्ट रूप से अंतर देखा जा सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है कि साहित्य को समाज का क्या कहा गया है, तो हम जानते हैं दर्पण कहा गया है। ठीक है, जीवन की अभिव्यक्ति क्या है, तो जीवन की अभिव्यक्ति हम ऊपर में क्या पढ़े थे, साहित्य। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा साहित्य। आगे देखेंगे 3 नंबर प्रश्न क्या है कि साहित्य में हम किन भावों का प्रतिबिंब देख सकते हैं, तो ये होगा आपका जातीय। ठीक है, आगे देखेंगे 4 नंबर, साहित्य के किस काल में अंतर देखा जा सकता है, तो वीरा गाथा काल, आधुनिक काल, भक्ति काल, इनमें से सभी। ठीक है, जो मैंने सभी को पेसेज में पढ़ा था। आगे देखेंगे फिर से दिया हुआ है छोटा सा गद्यांश क्या है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े और 5 से 8 तक का विकल्प का चयन करें। ठीक है, जिससे पहला क्या है कि विधनों का दल चढ़ आए तो उन्हें देख भयभीत ना होंगे। अब ना रहेंगे दलित दिन हम, कहीं किसी से हीन ना होंगे। क्षुद्र स्वार्थ की खातिर हम तो कहीं ना गर्हित कर्म करेंगे। पुष्टभूमि यह भारत माता, जग के हम तो भींग ना लेंगे। मिश्री मधु मेवा फल सारे देती हमको सदा यही। कदली चावल अन्न विविध और क्षीर सुधाए लूटा रही है। ठीक है, तो इसमें से पहला प्रश्न पूछा है किसके आने पर भयभीत ना होंगे, तो किसके आने पर, तो हम पढ़े थे विद्वानों का दल चढ़ आने पर भी। आगे देखेंगे 6 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि भारतवासी किसका खातिर गृह कर्म नहीं करेंगे, तो क्षुद्र स्वार्थ का। ठीक है, आगे देखेंगे 7 नंबर प्रश्न क्या कि कवि क्या आशा करता है, तो भारतीय किसी से पद दलित ना होंगे। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है 8 नंबर प्रश्न कि भारत माता हमें क्या देती है, तो खाने की विविध वस्तुएं। 9 नंबर देखते हैं, माँ भोजन बना रही है, निम्न में से कौन सा क्रिया भेद है,
ये हो जाएगा सकर्मक क्रियाभेद। ठीक है, आगे देखें क्या है 10 नंबर प्रश्न, कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? बच्चा सो रहा है। ठीक है, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक और शेष कौन सा उपवाक होता है? ये हो जाएगा आपका आश्रित उपवाक। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है कि यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य फल पाओगे। यह कौन सा वाक्य है? ये हो जाएगा उपवाक्य। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है कि हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है, तो और हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य, यानी कि दो वाक्यों को जोड़ रहा है। आगे देखेंगे क्या है कि आम का एक अर्थ होता है फल और दूसरा अर्थ होता है सामान्य। ठीक है, निम्न में से कौन सा वाच्य का उदाहरण है? तो वाच्य का उदाहरण कौन है? माँ से चली नहीं जाती। ठीक है, आगे देखेंगे हम क्या है कि माता पिता कौन समास है? तो द्वंद्व समास है। आगे देखेंगे क्या है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 17 से 18 के लिए सही विकल्प का चयन करें। क्या बोला है? मैं काली हूँ, बचपन से दुबली और मरियल भी थी, गोरी रंग पिताजी की कमजोरी थी। सो बचपन से मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से ही हर बात में तुलना और फिर उसका प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम संपन्न और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे अब उबर नहीं पाई। ठीक है, ये जो था दो बहन की कहानी वाली थी। ठीक है, यानी कि दोनों में तुलना हो रहा था, बाद में बड़ी बहन का प्रशंसा होती थी। ठीक है, जो बड़ी बहन थी थोड़ा सा गोर थी। ठीक है, और थोड़ी स्वस्थ भी थी। तो ये जो कहानी प्रस्तुत हुआ है वह किस पाठ से लिया गया? तो यह कहानी यह भी है। ठीक है, 18 नंबर क्या है, बड़ी बहन से तुलना किए जाने पर लेखिका के मन में कैसा भाव उत्पन्न हो गया? ये हो जाएगा आपका हीन भाव। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 19 से 20 तक के लिए सही विकल्प का चयन करिए। पहला, बादल गरजे घेर घेर गगन धराधर, ओ ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में नरजीवन बाले। ठीक है, क्या बोल रखा कि प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो किस पाठ से लिया गया? ये हो जाएगा आपका उत्साह से। आगे देखते हैं 20 नंबर, कविता में बादल किसका प्रतीक है? तो ये पौरुष व क्रांति का है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है कि आगे 21 नंबर, बालक अमरुद्दीन रियाज के लिए किस मंदिर में जाया करता था? तो बालाजी के मंदिर में रियाज करता था। ठीक है, मुस्लिम होके। 22 नंबर था क्या है, बूढ़ा मरियल सा आदमी कौन था? तो बूढ़ा मरियल सा आदमी जो था वह कैप्टन था। ठीक है, आगे देखते हैं 23 नंबर प्रश्न, क्या कि बाल गोविंद भगत का लगभग कितना वर्ष के थे? तो ये 50-60 वर्ष के थे। ठीक है, 50-60 वर्ष के। इस प्रकार से पूछ सकता है 50-60 वर्ष के थे, यानी कि इसे हम 60 वर्ष कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, कहानी लेखन के लिए क्या क्यों आवश्यक है? ये हो जाएगा विचार, पात्र और घटना, तीनों चीज आवश्यक होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं 25 नंबर प्रश्न, क्या बोल रखा है कि श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था? ये हो जाएगा शिव जी के धनुष को तोड़ा था। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कि गोपिया ने करुई ककरी के समान किसे बताया है? तो करुई ककरी के समान योग संदेश को बताया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, कवि के अनुसार छाया को छूने से क्या होता है? तो छाया के छूने से दुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, आगे क्या, यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि को कौन सा एकटक निहार रहा है? तो शिशु। ठीक है, यानी कि नन्हा बालक।
आगे देखेंगे क्या है, रानी एलिजाबेथ द्वितीय कहाँ की रानी थी? तो ये जो रानी थी ये इंग्लैंड की, ठीक है। भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? तो भोलानाथ का वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था, ठीक है। आगे देखेंगे छोटा सा पैसेज दिया हुआ है क्या कि, चलिए पढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े और 1 से 6 प्रश्न का उत्तर दे इसी से। एक प्रश्न के लिए 2 मार्क्स। ये सबसे आसान चीज खाली छांट छांट के लिखना है इससे। जगत और प्रकृति के साथ हमारा जीवन संबंध है। हम चेतन है और प्रकृति निरातन है। जब ऐसा भ्रांति हमें नहीं पालनी चाहिए। प्रकृति अत्यंत अंतर्भाव से मनुष्य के जीवन उसकी चिंताओं व कार्यों से जुड़ी हुई है, ठीक है। मनुष्य जो भी पाता है वो अपने पर्यावरण से ही प्राप्त करता है, लेकिन अब हम धरती की संतान न रहकर लुटेरे बन गए हैं। ई ऑफ सुभाकर ने स्नो इज ब्यूटीफुल पुस्तक में यह स्थापना की है कि धरती की कोख से उत्खनन के जरिए हम अपने लिए किस प्रकार का संसाधन प्राप्त कर रहे हैं, उसकी खपत करते जा रहे हैं। यहाँ ऐसा ही है जैसा कोई अपनी पूंजी ही बेचकर खाता जाए। जो कुछ भी है सब खा पीकर एक खोखली और उजाड़ पृथ्वी हम आने वाली नस्लें के लिए छोड़ जा रहे हैं। अब हमने अपनी जीवन शैली और ऐश्वर्य भोग की लालसा नहीं छोड़ी तो यह पृथ्वी भी जीवन के चिन्ह से रिक्त हो जाएगी। यह विचित्र विडंबना है कि आज के वैज्ञानिक युग का ज्ञात संपन्न मनुष्य जिस डाल पर बैठा है उसे ही काटा जा रहा है। सुख भोग में वह ऐसा अंधा हो चला है कि सामने खड़े भविष्य को देखकर भी जैसा नहीं देखता, अपने संपूर्ण विनाश की तैयारी करता चला जा रहा है, ठीक है। अच्छा चलिए आगे देखते हैं हम इसका सब्जेक्टिव प्रश्न जो नीचे दिया गया है। क्या बोल रखा था कि 31 नंबर, हाँ, जगत और पृथ्वी के साथ हमारा कैसा संबंध है? तो जीवन और जगत का जो संबंध हमारा है किस प्रकार से है? तो यहाँ पढ़ते हैं क्या है, जगत और पृथ्वी के साथ हमारा संबंध बहुत गहरा और जीवंत। हम पृथ्वी पर रहने वाले जीव हैं और हमारी जीवन शैली, संस्कृति और अस्तित्व का आकार पृथ्वी के पर्यावरण पर निर्भर करता है। पृथ्वी हमें जीवन के लिए आवश्यक संसाधन जैसे कि जल, वायु और भोजन प्रदान करती है। यह एक पारंपरिक निर्भर संबंध है जिसमें हम पृथ्वी पर निर्भर हैं और हमारे कार्य से पृथ्वी भी प्रभावित होती है। इसलिए यह संबंध आपसी है और इसे पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए। आगे है 32 नंबर प्रश्न, क्या है कि प्रकृति के अत्यंतराव भाव का क्या तात्पर्य है? इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, 2 नंबर का है इसलिए 2 लाइन लिखना है। क्या है, प्रकृति के अत्यंत भाव का तात्पर्य प्रकृति के भीतर छिपी हुई भावनाओं और संवेदनाओं से है, ठीक है, इतना ही सा देखना है। आगे क्या है कि E.F. सुभाकर की पुस्तक का क्या नाम है? तो E.F. सुभाकर की पुस्तक का नाम था क्या था देखेंगे, ऑप्शन स्माइल इज ब्यूटीफुल, ठीक है। आगे देखेंगे हम क्या है, हम आने वाली नस्लों के लिए कैसी पृथ्वी छोड़ रहे हैं? तो हम आने वाले नस्लों के लिए खोखली और संसाधन विहित यानी कि उजाड़ पृथ्वी छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब चाहे तो नीचे वाले आंसर को पढ़ सकते हैं कि विस्तार से बताया गया है, ठीक है। जितना जरूरत है उतना ही बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। पृथ्वी जीवन के चिन्हों से कैसा रिक्त हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, पृथ्वी जीवन के चिन्हों से कई कारणों से रिक्त हो जा सकती है, जिसमें प्रकृति और मानव निर्मित दोनों कारण हैं, ठीक है। आगे देखेंगे 36 नंबर, सुख भोग की लालसा में मनुष्य का व्यवहार कैसा हो चला है? स्वार्थ और भौतिकवाद थी,
ठीक है, वादी। सुख भोग की लालसा के कारण मनुष्य का व्यवहार स्वार्थी और भौतिक वादी हो चला है, जिससे उसके मानसिक और सामाजिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 37 नंबर देखते हैं, क्या है कि इनमें से इस गद्यांश को उपयुक्त शीर्ष दीजिए। इसका शीर्ष क्या आ जाएगा? मानव व्यवहार पर सुख भोग का प्रभाव। ठीक है, आगे देखेंगे 38 नंबर, क्या बोल रखा है कि प्रकृति शब्द का विशेषण क्या होगा? प्राकृतिक शब्द का विशेषण, प्राकृतिक शब्द का विशेषण प्राकृतिक है, जैसा कि छवि में भी सही उत्तर लिखा है। ठीक है, 39 नंबर देखते हैं, बिना विचार घटना और पात्र के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार पर आपका क्या सहमत है? तो इसका क्या हो जाएगा? नहीं, बिना विचार घटना और पात्र के कहीं कहानी नहीं लिखी जा सकती। यशपाल के इस विचार से सहमत होना मुश्किल है, क्योंकि कहानी के लिए ये तीनों तत्व आवश्यक हैं। विचार, ठीक है, विचार कहानी का एक केंद्रीय विचार उस उद्देश्य होनी चाहिए जिसके चारों ओर कथा घूमती है। घटनाएं यानी कि कथाएं, घटनाएं का क्रम है कहानी को आगे बढ़ाता है और उसे रोचक पैदा करती है। पात्र, पात्रों के माध्यम से ही विचार और घटनाएं अभिव्यक्त होती हैं। वे कहानी को जीवंत बनाते हैं। आगे क्या है? इनमें इनके बिना जो कुछ बचेगा वह शायद एक विवरण, एक निबंध या एक अमूर्त विचार हो सकता है, लेकिन एक पूर्ण कहानी नहीं। कहानी का एक कलात्मक विधा है जिसके अपने निश्चित तत्व को होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है कि 40 नंबर, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत करते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? काशी की संस्कृति, धरोहर और परंपराओं में आ रहे बदलाव बिस्मिल्लाह खां के व्यतीत करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से बदलाव आ रहे हैं ये देखते हैं हम लोग। पहला, संगीत, साहित्य और अदब शिष्टाचार की परंपराओं में धीरे धीरे कमी आ रही है। ठीक है, इसके आगे क्या है? दूसरा, हिंदू और मुसलमानों के बीच पहले जैसे भाईचारा, सांप्रदायिक सद्भाव नहीं रहा था। खान पान की पुरानी और प्रसिद्ध चीज जैसे कि कुल्फी, हलवाई की कचौड़ी और मलाई बर्फ अब उपलब्ध नहीं थे। उन्हें लगता था कि आधुनिकता के प्रभाव से काशी की पुरानी पहचान और धरोहर मिटती जा रही है। आगे देखेंगे प्रश्न 41 नंबर, इस आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया? तो इसका कारण यही था कि लेखिका के पिता का मानना था कि रसोई का काम में लग जाने के कारण लड़कियों की क्षमता और प्रतिभा नष्ट हो जाती है। वे पकाने खाने तक ही सीमित रह जाती है। इस प्रकार प्रतिभा को भट्टी में झोंकने वाली जगह होने का कारण ही वे रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित करते हैं। आगे देखेंगे 42 नंबर प्रश्न, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषता क्या बताई है? तो लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषता निम्नलिखित बताई है। पहला, वीर योद्धा युद्ध भूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। वे केवल अपनी मुंह से गणना नहीं करते, वे धैर्यवान होते हैं, यानी कि आराम से बोलते हैं। संकट के समय भी वह धैर्य और साहस नहीं खोते। आगे क्या दिया है वीर योद्धा का? वीर योद्धा क्षोभ रहित होते हैं और अपने बल का घमंड नहीं करते हैं, बल्कि विनम्र होते हैं। वे धर्म कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहते हैं और सच्चाई तथा ईमानदारी का पालन करते हैं। आगे क्या बोला? सच्चाई, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता होने पर उसकी वीरता दुगुनी हो जाती है। आगे देखेंगे हम 43 नंबर क्या है था कि
बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। उसी का हम लोग देखते हैं। क्या है कि दोनों की मुस्कान में मुख्य अंतर निश्चलता और स्वाभाविकता का है। पहला, बच्चे का मुस्कान निष्कपट, स्वाभाविक और सभी के लिए एक जैसा है, जो किसी को भी आकर्षित कर सकती है। इसमें कोई बनावटी या स्वार्थ नहीं होता। आगे देखते हैं क्या है। इसके विपरीत एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में अक्सर औपचारिक कृत्रिमता या स्वार्थ छिपा होता है। वे परिस्थितियों और सामने वाले व्यक्ति के स्तर के अनुसार मुस्कुराते हैं और उनकी मुस्कान में जीवन के अनुभव और जटिलता झलकती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। 44 नंबर प्रश्न, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस चीज से की गई है? तो कमल के पत्ते के समान और तेल की गगरी के समान। उद्धव के व्यवहार की तुलना दो चीजों से की गई है। कमल के पत्तों से, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहकर भी पानी से अछूता रहता है, उसी प्रकार उद्धव भी गोपियों के प्रेम में रहकर भी उससे अप्रभावी रहे हैं। आगे देखें क्या है। तेल की गागरी से, जिस प्रकार तेल की गागरी को पानी में डुबाने पर भी वह पानी के बूंद नहीं ठहरती है, उसी प्रकार उद्धव पर भी प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 45वें प्रश्न देखते हैं क्या है कि कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? तो पहला उत्तर क्या हो जाएगा। फागुन की सुंदरता अत्यंत मनमोहक और अदृश्य है। ठीक है, पहला गया। दूसरा क्या, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि फागुन मास में प्रकृति की सुंदरता अपने चरम पर होती है। ठीक है, दूसरा क्या है, चारों ओर हरियाली, एक बिरंगे फूल, रंग बिरंगे फूल और सुहानी हवाएं मन को मोह लेती हैं। देखिए, यह सुंदरता इतनी अधिक मनमोहक और अद्भुत है कि कवि उसे देखते ही रह जाते हैं। 46वां प्रश्न देखते हैं क्या कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो इसका उत्तर क्या है। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना इसलिए भूल जाता है क्योंकि बच्चों का अपना एक अलग ही संसार होती है, जिसमें से वे अपने साथियों के साथ खेलते हुए सब कुछ भूल जाते हैं। ठीक है, आगे स्पष्ट किया हुआ है। ठीक है, भोलानाथ पर बढ़क देखते हैं आगे क्या किया। जब भोलानाथ अपने हम उम्र साथियों को देखता है तो वह अपने साथ खेलने के लालच में रोना और सिसकना भूल जाता है। बच्चे स्वभाव से सरल और निष्कपट होते हैं और खेल उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। साथियों के साथ खेलने में उन्हें जो आनंद मिलती है वह अपने हर सुख और भय से दूर कर देता है। आगे देखेंगे 47 नंबर प्रश्न क्या है कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए आचरण का कारण क्यों थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए आचरण का कारण इसलिए थी क्योंकि वह सामान्य सामाजिक समानताओं मान्यताओं से हटकर थी और वे कठोर सिद्धांतों का पालन करते थे। उनकी दिनचर्या की मुख्य बातें जो लोगों को आश्चर्यचकित करती थी, क्या क्या बातें थी। वे भोर में उठकर 2 मील दूर नदी स्नान के लिए जाते थे, कोई भी मौसम। ठीक है, वापस आकर वे गांव के बाहर पोखर के ऊंचे भिंडे पर बैठकर प्रभाती गाते थे, यानी कि भक्ति गीत गाते थे। उनकी संगीत साधना सर्दी गर्मी या बरसात हर मौसम में वे एक समान रहती थी।
वे कबीर के आदर्शों पर चलते थे और कभी झूठ नहीं बोलते थे। वे सबसे खरा व्यवहार करते थे। वे अपने हर चीज साहब यानी कबीर की मानते थे और खेतों में पैदावार की पहली कबीरपंथी मठ में भेंट करते थे, फिर प्रसाद स्वरूप जो भी चीज मिलता उसका उपयोग करते थे। ये था 48, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप, अच्छा 47, तो ये हो जाएगा आपका 48 नंबर प्रश्न, ठीक है। 48 क्या बोल रखा कि कवि ने बच्चे की मुस्कान का संदर्भ क्या किया है कि कवि ने बच्चे का मुस्कान के संदर्भ को मुख्य रूप से दो बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है, तंतुरित मुस्कान और स्पर्श का बिंब। ठीक है, पहला तंतुरित मुस्कान क्या है? धनुष बाण की तरह मुड़े हुए होंठों की मुस्कान को तंतुरित मुस्कान कहते हैं। यह बिंब बच्चे की मासूमियत और प्राकृतिक संदर्भ को दर्शाता है, जो किसी भी मृत व्यक्ति में भी जान डाल देता है। स्पर्श का बिंब बच्चे की मुस्कान के साथ उसके स्पर्श का अनुभव को जोड़ देता है। कवि को बच्चे का स्पर्श इतना कोमल और सुखद लगता है कि मानो शेफालिका के फूल झड़ रहे हों। यह बिंब बच्चे के लिए शारीरिक स्पर्श और उनकी मुस्कान के भावनात्मक प्रभाव को एक साथ प्रस्तुत करती है। ठीक है, 49 में प्रश्न देखते, बच्चे का माँ का शरण में जाना क्या है? माँ का आंचल। ठीक है, इस पार्ट से लिया गया। पहला एक्सप्लेन करते हैं। बच्चे का अपने पिता अधिक जुड़ा होने के बावजूद विपदा के समय माँ की शरण यानी कि गोद में जाने का मुख्य वजह माँ की ममता और सुरक्षा की भावना है। माँ बच्चे के प्रति अधिक संवेदनशील, स्नेही और सहानुभूति पूर्ण होती है, जिसे पिता को अक्सर अनुशासन और कठोरता का प्रतीक माना जाता है, जबकि माँ सुरक्षा और ममता का। तीसरा देखते हैं, विपत्ति के समय बच्चे को माँ के पास तुरंत सांत्वना, सहारा और सुरक्षा मिलती है, जो पिता के पास नहीं मिल पाती है। माँ की गोद में बच्चे को जो अपनात्व और भावनात्मक सुरक्षा मिलती है, वह उसे शांत करने और डर से उबारने में मदद करती है। ठीक है, एक 40 नंबर क्या था प्रश्न? 50 नंबर का। ठीक है, दिख नहीं रहा था इसलिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ, पूरा प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है। क्या प्रश्न है कि प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय पिता के पास न जाकर माँ के शरण ले लेता है। ठीक है, आपकी समझ से इसका क्या वजह हो सकती है? 49 का था। ठीक है, इसमें प्रश्न पूरा नहीं दिख रहा था इसलिए मैं यहाँ नीचे लिख दिया हूँ। आगे देखते हैं 50 नंबर। क्या है कि दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ठीक है, यानी निबंध लिखना है। तो पहला क्या है? वन संरक्षण। ठीक है, और देखते हैं दूसरा क्या है? हाँ, मेरा राज्य झारखंड। ठीक है, तो मैंने तो दोनों लिखा है, लेकिन आप लोगों को एक ही लिखना है, तो मैं दोनों बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इससे पहले में दिया था 2025 में, तो दोनों में से फिर से एक बार कहीं ना दे दें, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं रिपीटेड होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। वन संरक्षण क्या है? वन संरक्षण भूमिका वन प्रकृति का एक अनमोल उपहार है, यानी कि जो अपने आप दिया गया है, जो पृथ्वी पर जीवन का आधार है। ये हमारा पर्यावरण को संतुलित रखने, जलवायु परिवर्तन से लड़ने और अनगिनत जीवों का आश्रय प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन संरक्षण का अर्थ है वनों का सुरक्षा और खासकर
ताकि भावी पीढ़ी भी इनके लाभ उठा सके। दूसरा क्या है, वनों की प्रकृति सुंदरता यानी उपहार। वृक्ष प्रकृति के सबसे सुंदर उपहारों में से है। ये प्राणवायु जैसे कि ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैस को अवशोषित करते हैं। ये पर्यावरण के संदर्भ को बढ़ाती है और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करती है। आगे क्या है, वृक्षारोपण का महत्व। ठीक है, वृक्षारोपण का महत्व क्या हो जाएगा, देखते हैं। वन संरक्षण के लिए वृक्षारोपण अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह वनों की कटाई से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकता है और जैव विविधता को बढ़ावा देता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। वृक्ष को काटने का पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए। ठीक है, आगे एक और क्या है, मूल्य बिंदु, अमूल्य औषधियों का भंडार। ठीक है, वन अमूल्य औषधियों का भंडार है, विशाल भंडार है। आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा में उपयोग होने वाली कई महत्वपूर्ण जड़ी बूटी दवाई बने से ही प्राप्त होते हैं। ये औषधि कई गंभीर बीमारियां के इलाज में सहायक होती है। ठीक है, आगे देखते क्या है, उपसंहार। वन संरक्षण हमारी अनिवार्य आवश्यकता है। ठीक है, देश की स्मृति में वृक्षों का महत्वपूर्ण योगदान है। हमें मिलकर वनों की रक्षा करनी चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, तभी हमारी पृथ्वी हरी भरी और जीवन खुशहाल रहेगा। ठीक है, अब दूसरा दिया हुआ है मेरा राज्य झारखंड। ठीक है, झारखंड क्या है, झारखंड का सौंदर्य, खनिज संपदा, ये सारा उपसंहार और निष्कर्ष, ये सारे सब हम देखेंगे। ठीक है, पहला क्या है, प्राकृतिक सौंदर्य। झारखंड जिसे वनों की भूमि भी कहा जाता है, अपने अशुद्ध प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के घने जंगल, ऊंचे पहाड़, कलकल करती नदियां और झरने जैसे कि हुंडरू जलप्रपात, दसम जलप्रपात, ठीक है, पर्यटक का मुग्ध कर देता है। ठीक है, अब झारखंड में है तो ये जरूर स्थान जाए, हुंडरू फॉल, ठीक है, दसम फॉल। आगे क्या है, खनिज संपदा। खनिज में कौन कौन सी संपदा है, पहला, झारखंड खनिज संपदा से परिपूर्ण एक समृद्ध राज्य है। इसे भारत का रूप प्रदेश भी कहा जाता है। यहाँ कोयला, लोहा, तांबा, यूरेनियम, बॉक्साइट जैसे महत्वपूर्ण खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है ये। ठीक है, आगे क्या है, उत्सव त्योहार, यानी कि इसमें कौन कौन से त्योहार है और कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं। ठीक है, क्या है, झारखंड की संस्कृति जीवंत है। यहाँ कई उत्सव त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि सरहुल पर्व, करम पूजा, सोहराई यात्रा, टूसू यात्रा के प्रमुख त्योहार हैं, जो प्रकृति और सामुदायिक सौहार्द को दर्शाती है, सौंदर्य को दर्शाती है। ठीक है, आगे क्या है, महान परंपराएं तथा महापुरुष। कौन कौन से महापुरुष इसमें शामिल थे इसे आज़ाद कराने में, चलिए देखते हैं। झारखंड का महान परंपराएं और समृद्ध इतिहास है। यहाँ बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू जैसे वीर महापुरुष ने जन्म लिया, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ की आदिवासी कला और संस्कृति विश्व भर में जानी जाती है। ठीक है, उपसंहार, इससे क्या निकलता है कि झारखंड प्रकृति सुंदरता, खनिज संपदा और समृद्ध संस्कृति विरासत का एक अनूठा संगम है। यह राज्य विकास के पथ पर अग्रसर है और यहाँ के लोग अपनी परंपराओं को सही जाते हुए आधुनिक की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, और 52 नंबर है, क्या दिया हुआ है इसमें प्रश्न, शिक्षा के प्रति जागरूक बनाने
फैलाने के उद्देश्य में 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना है। ठीक है, और दूसरा क्या है, या फिर आप क्या बता सकते हैं, शैम्पू की बिक्री हेतु आकर्षण विज्ञापन। ठीक है, यानी विज्ञापन ही बनाना है। तो विज्ञापन देखते हैं क्या है। पहले 51 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। परीक्षा में प्रथम आने पर अपने मित्र को लिखकर बधाई दीजिए। ठीक है, एक ऐसा पत्र लिखना है जो अपने मित्र को बधाई देना है कि तुम परीक्षा में सफल हुए हो, फर्स्ट आए हो, और आशा करते हैं कि तुम भविष्य में ऐसा ही करते रहोगे। ठीक है, इस प्रकार से एक ऐसा पत्र लिखना है। चलिए, हम इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, यानी कि बिना ऑफिशियल लेटर, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, इसलिए सेवा में ऐसे कर कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखना है क्या। प्रिय मित्र रोहित, सब प्रेम नमस्कार। यह जानकर अत्यंत प्रसन्न हुई कि तुम परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए हो। यहाँ तुम्हारी मेहनत, लगन और अनुशासन का परिणाम है। तुमने अपने माता पिता, गुरुजनों और विद्यालय का नाम रोशन किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी तुम इस प्रकार सफलता प्राप्त करते रहोगे। ईश्वर तुम्हें सदैव उन्नति प्रदान करे। ठीक है, शेष कुशल, तुम्हारा मित्र अजय। ठीक है, जो अपना नाम है। 52 में जो था, शिक्षा के प्रति जागरूक बढ़ाने के लिए 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार करना था। तो चलिए, क्या है, हम शिक्षा के प्रति जागरूक बढ़ाने के लिए 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार करते हैं। क्या कि शिक्षा है उज्जवल भविष्य की कुंजी। ठीक है, इससे पहले हम बोर्ड में बंद कर लेते हैं। ठीक है, इसे करके बंद कर लेना है। ठीक है, और इस प्रकार से लिखना है जो कि थोड़ा ज़्यादा आकर्षक लगना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इसे हम इस प्रकार से लिख दिए हैं। क्या है, पढ़ते हैं। शिक्षा है और उज्जवल भविष्य की कुंजी। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। आज ही अपने बच्चे को विद्यालय भेजें। शिक्षा से अज्ञानता दूर होती है। ठीक है, अज्ञानता दूर होती है, मतलब कि जो होता है मूर्खता दूर होती है, और समाज प्रगति करता है। पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। ठीक है, यही था आप लोगों के लिए कुल हिंदी। ठीक है, हिंदी का प्रश्न। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे देखा, आप लोग नहीं देखे हैं, इससे पहले वाले जरूर देखें। ठीक है, जो प्लेलिस्ट बना हुआ है या सीक्वेंस में पढ़ाई कर सकते हैं। और किसी भी चीज़ का मांग हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और अपना विचार को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अगले बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।